नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले कुछ और प्रैक्टिस सेट मैंने आपको सॉल्व कराए हैं विज्ञान के, मैथ के और सामाजिक विज्ञान के, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर तमाम वीडियो आपके पड़े हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर अहमदाबाद। तो यहाँ पर प्रारंभ की बात की जा रही है कि सबसे पहले कहाँ पर था, तो ये था आपका मसूलीपट्टनम में। ए वाला इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेशक मसूलीपट्टनम में था, जो कि 1605 में स्टार्ट हुआ था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी। पुलिकट में 1610 में हुआ था, सूरत में 1616 में स्टार्ट हुआ था, और ये अन्य कुछ यहाँ पर स्थान हैं जहाँ पर भी इनके उपनिवेश थे। लेकिन स्टार्टिंग की बात की जा रही प्रारंभ की, तो मसूलीपट्टनम इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे, तो बी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग, ये इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था, और इसी बीच आपके 1857 की क्रांति हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर क्या थे? आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो इसका सन भी आपको ध्यान रखना है, 1932 में हुआ था। नेहरू जी और अंबेडकर के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच, मालवीय और अंबेडकर के बीच, या फिर गांधी और नेहरू के बीच। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता आपका गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, तो बी वाला इसका आंसर होगा। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहा जाता है? चंद्रगिरी, हलेबिंदु, हम्पी या फिर कोडाविडू। तो इसका आंसर होगा हम्पी। हम्पी कहा जाता है जो आपका मध्यकालीन नगर है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता। तो इनमें से अपने नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ए वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इन प्रश्नों के अलावा अगर आप लोग सभी विषय के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने अपने एप्लीकेशन संदीपनी एकेडमी हटा पर टेस्ट सीरीज आपकी वर्ग 3 की लॉन्च कर दी है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके डलना स्टार्ट हो चुके हैं। 7 फुल लेंथ टेस्ट वहाँ पर आपके डल चुके हैं। वो धीरे धीरे करके आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी डलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी वहाँ पर और आपके डाले जाएंगे। तो एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पर जाकर भी आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? श्रवणबेलगोला में, सारनाथ में, वैशाली में या फिर पावापुरी में। यहाँ पर वर्धमान महावीर की बात की जा रही है। इन्होंने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ये किया था इन्होंने पावापुरी में। तो डी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या फिर पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। तो इसकी जगह भी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फाहियान को, इत्सिंग को, हेंसंग को या फिर मेगस्थनीज को। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ये नाम किसे प्रदान किया गया था? इसका आंसर है आपका ह्वेनसांग। सी वाला इसका आंसर होगा।
यहाँ पर इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो जो चीनी यात्री आपके ह्वेनसांग थे, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी? 1936, 1929, 1928 या फिर 1930? तो इसका आंसर क्या होगा? 1929 में बी वाला इसका आंसर है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है। विश्वव्यापी महामंदी की अवधि विभिन्न देशों के लिए अलग अलग है, परंतु अमूमन इसकी शुरुआत वर्ष 29 से मानी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? आरबीआई, एसबीआई, एसआईडीबीआई या फिर सेबी? तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात की जा रही है, तो सेबी इसका कामकाज देखते हैं, ये इसकी नियामक एजेंसी है। यहाँ पर अगर आप देखें, सेबी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की नियामक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का फुल फॉर्म है। भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। तो सेबी की स्थापना आप ध्यान रखेंगे, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक अधिकार दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा जाता है? या फिर इस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आपकी आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आपकी आधारित थी। तो ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, या फिर महालनोबिस मॉडल से कौन सी पंचवर्षीय योजना जुड़ी गई है। तो इन दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी आपकी। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित विकास युक्ति पर निर्भर थी। इस योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। भारत में शुरू से ही भारी उद्योगों और परिवहन एवं ऊर्जा के विकास के बीच संतुलन रखना आवश्यक समझा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है आपकी? विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, सार्वजनिक उद्योगों में निजी निवेश, संयुक्त उद्यम स्थापित करना या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम की बात की जा रही है, ये आपकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। तो डी इसका आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप देखें, गोल्डन हैंडशेक स्कीम आपकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान के साथ, बांग्लादेश, नेपाल या फिर पाकिस्तान? तो सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जा रही है, भारत की कौन से देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। बी वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, ये भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वुलर, बेकौल, गोविंद सागर या फिर राणा प्रताप सागर? तो यहाँ पर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की बात की जा रही है, तो गोविंद सागर आपकी सबसे बड़ी झील है जो मानव निर्मित है। यहाँ पर अगर आप देखें, गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, झूम कृषि से संबंधित है, छत खेती, सीढ़ीनुमा खेती, जामुन की खेती या फिर स्थानांतरण खेती? तो झूम खेती आपकी कैसी होती है? स्थानांतरण खेती होती है आपकी। यहाँ पर अगर आप देखें, मुख्यतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर उस स्थान को साफ करके बची हुई वनस्पतियों को जलाकर उस स्थान पर जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरी या फिर झूम खेती कहते हैं। इस क्रिया में जली हुई पेड़ों एवं वनस्पतियों की राख उर्वरक का कार्य करती है। साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों या फिर लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि सारे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों द्वारा की जाती हैं। ये आपकी स्थानांतरण कृषि भी कहलाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पल्सर होते हैं पृथ्वी की ओर आ रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे या फिर उच्च तापमान वाले तारे? तो पल्सर कौन से तारे होते हैं आपके? तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहा जाता है? पल्सर कहते हैं। यहाँ पर इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर रखा गया था। तो तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहते हैं? पल्सर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
सागर में बृहद ज्वार कब उठता है? केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम चतुर्थांश पर हो, केवल अमावस्या के दिन। तो बृहद ज्वार कब उठता है आपका सागर में, समुद्र में? पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। तो बी वाला इसका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति से बृहद ज्वार उठता है। यह स्थिति पूर्णमासी और अमावस्या को होती है। तो तीनों जब एक ही रेखा में होते हैं आपके, तो सबसे बड़े आपके ज्वार उठते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से या फिर हाइड्रोजन से? तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा की बात की जा रही है, जो कि आपकी नाइट्रोजन की है। यहाँ पर अगर आप देखें, पृथ्वी को घेरे हुई जितने स्थान पर वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की निम्नतम परतें, क्षोभमंडल में सर्वाधिक मात्रा आपकी नाइट्रोजन की है। लगभग 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बेबल प्लान के, क्रिप्स मिशन, ऑक्सटन ऑफर या फिर कैबिनेट मिशन के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। यहाँ पर अगर आप देखें, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21? तो यहाँ पर समता के अधिकार की बात की जा रही है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 के तहत है। यहाँ पर अगर आप देखें, भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 साल में, हर 6 साल में, प्रधानमंत्री की सलाह पर या पर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर राज्यसभा को भंग करने की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। यह आपका स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, राज्यसभा स्थायी सदन है तथा यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो हर 2 साल में आपके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन लोकसभा की बात करें तो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के टॉप इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगर आप इसी प्रकार के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। टेस्ट अपलोड होना भी वहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं और अपना लेवल आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी होना और आपकी बाकी है। तो वहाँ पर सारी चीज़ों का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।